अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी के पार्ट 2 के अंदर आज हम कवर करेंगे कंस्ट्रक्टर को और देन हम डिस्कस करेंगे ऊप के पिलर्स और उसके अंदर हम आज फर्स्ट पिलर कवर करेंगे इनकैप्सुलेशन का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर की, ये क्या है और इसे किस लिए यूज़ किया जाता है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली इटसेल्फ क्लास के अंदर जो है बिल्ट इन एक इसको आप मेथड कह सकते हैं, ठीक है। ये लुक लाइक वर्किंग भी तकरीबन उसी तरह होती है, ठीक है। काम भी उसी तरह करता है, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि ये क्लास के अंदर बिल्ट इन पाया जाता है। इसको डी कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, यानी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये ऑप्शनल होता है, आप इसको यूज़ करना चाहें करें, नहीं यूज़ करना चाहते नहीं यूज़ करें, ठीक है। सो इसको जो है बेसिकली आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि ये ऑटोमेटिक कॉल होता है, ठीक है। हमारा जो नॉर्मल मेथड है उसको कॉल करना पड़ता है, बट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली अभी समझते हैं और देखते हैं कि किस तरह ये यूज़ हो रहा होता है। हम अपना विजुअल कोड ओपन करते हैं। तो हमने ऑलरेडी एक फ़ाइल बनाई हुई है कंस्ट्रक्टर की, इसके अंदर हम काम करेंगे। सो मैं यहाँ PHP ओपन करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट की, और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक मेथड बनाता हूँ। मैंने एक मेथड बनाया माई मेथड, और यहाँ मैंने इको किया माई मेथड। यहाँ मैंने लिखा आई एम मेथड। अब हम इसको कॉल कैसे करेंगे? मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का, और मेथड को कॉल करने के लिए उसको इस तरह बाकायदा रेफरेंस देना होता है, ठीक है। मेथड बाकायदा कॉल होता है यहाँ से। जब इसको कॉल करके चलाएंगे तो ये चलेगा। तो हम यहाँ जाते हैं और ऊप के फोल्डर में यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की फ़ाइल कॉल करते हैं, तो ये देखें मेथड कॉल हो, ठीक है। चूँकि अभी हमने मेथड बनाया है और मेथड को अगर हम कॉल नहीं करते तो ये ऑटोमेटिक कॉल नहीं होता, ठीक। अब कंस्ट्रक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है? कंस्ट्रक्टर बेसिकली डिफ़ॉल्ट होता है, तो यहाँ पे उसको इस तरह यूज़ किया जाता है, कंस्ट्रक्ट करके इस तरह कॉल होता है, ठीक। सो यहाँ पे हम लिखते हैं आई एम कंस्ट्रक्टर। अब देखें, अब मैंने मेथड तो कॉल किया नहीं और ये कंस्ट्रक्टर है, तो मैं जैसे ही चलाता हूँ ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर चल गया, ठीक है। सो ये ऑटोमेटिक कॉल होता है। इसके अंदर जो भी चीज़ होगी, जो भी हम मेथड लिखेंगे, इसको हम नॉर्मल मेथड की तरह यूज़ करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना, ये जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये जो दो बेसिकली आपको पैरेंथेसिस दिख रहे हैं, ये इसी के ही हैं कंस्ट्रक्टर के, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है। सो हम इसके अंदर नॉर्मल सारे वो काम कर सकते हैं, जैसे मैंने यूज़र आईडी दी और यहाँ मैंने पास कर दी यूज़र आईडी, ठीक है। सो अब मैं जब कॉल करूँगा तो एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पैरामीटर दिया है तो ये आर्गुमेंट मांगेगा। चलाते हैं तो देखें एरर आया। क्या है कि आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पैरामीटर नहीं दिया है, ठीक है। तो जाके देखते हैं, यहाँ पे जाके मैं 1 पास करता हूँ, 101, और कॉल करते हैं तो ये देखें आउटपुट आ गया। सेम इसी तरह हम मेथड में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने नेम कर दिया और यहाँ पे मैंने नेम को पास कर दिया। अब हम जब मेथड कॉल करेंगे तो ये हमसे वैल्यू मांगेगा, हमने यहाँ पास कर दी वैल्यू, तो ये देखें अब आउटपुट दोनों का सेम है, लेकिन यूज़ करने का तरीका अलग है। कंस्ट्रक्टर बनाना तो हमें खुद पड़ता है, बट ये कि उसको कॉल नहीं करना पड़ता, ठीक है। और मेथड जो है हमें खुद डिफ़ाइन करना पड़ता है और बाद में उसे कॉल भी करना पड़ता है। तो जो चीज़ हमें रन टाइम पे ऑटोमेटिक चाहिए तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, और जो चीज़ हमें कॉल करनी पड़े तो उसके लिए हम मेथड यूज़ करेंगे। बस इन दोनों में मेजर जो फ़र्क है वो यही है, ठीक है।
सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम कवर करते हैं ऊप के पिलर को। ऊप के पिलर हैं कितने और किस तरह यूज़ किया जाता है इनको। ऊप के मैं कुछ पिलर आपको नोटपैड पे डिफाइन कर देता हूँ। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस। ये वही पिलर हैं जो हमने यहाँ भी डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। और एक पिलर और भी है, पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम बात करें एक एक करके इन पिलर्स की। तो पिलर्स इसको नाम क्यों दिया गया है? इसलिए क्योंकि जब कोई बिल्डिंग बनती है तो वो बेसिकली उसकी जो बेस है वो पिलर्स के ऊपर होती है, ठीक है। तो इसी तरह ऊप की जो बुनियाद है वो पिलर्स के ऊपर है। तो इस तरह एक हम अगर पिलर हटा दें तो बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती। तो इसी तरह हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में से किसी भी एक पिलर को अगर हम हटा देते हैं तो वो कंप्लीट ऊप नहीं समझा जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें इन सब का क्या रोल है। तो ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है, आपस में कनेक्टेड हैं। किस तरह? हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा रेफरेंस एक दूसरे के साथ है, ठीक है। जैसे इनकैप्सुलेशन है। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है या एक मकसद क्या है? इनकैप्सुलेशन का मकसद है डेटा को हाइड करना और डेटा को वैलिडेट करना, ठीक है। मेन मकसद है वो ये है, ठीक है। इनहेरिटेंस का मकसद है एक क्लास का डेटा, जैसे पेरेंट क्लास का डेटा है, उसको रीयूज़ करना चाइल्ड क्लास। इनहेरिटेंस का मेन मकसद ये है कि आपने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई, आपने एक अलग से क्लास बनाई फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट डिटेल की, तो उसके अंदर आप उसी प्रीवियस स्टूडेंट को रीयूज़ करेंगे, ठीक है। आपको दोबारा वेरिएबल नहीं बनाने, आप जैसे उसी का डेटा रीयूज़ करेंगे, उसी के मेथड कॉल करेंगे। तो ये फ़ायदा है इनहेरिटेंस का। फिर इनहेरिटेंस की भी टाइप्स हैं, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है। एब्स्ट्रैक्शन का क्या काम है? एब्स्ट्रैक्शन का काम है कि आप जो है इनकम्प्लीट डिटेल, इनकम्प्लीट मेथड आप बनाते हैं, ठीक है, जिसको इन फ्यूचर जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप उन्हें रीयूज़ करते हैं, ठीक है। इंटरफेस, इंटरफेस के थ्रू भी इनकम्प्लीट मेथड बनते हैं, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये ग्लोबल होते हैं। ग्लोबल से मुराद कि ये पब्लिकली पूरी एप्लीकेशन के अंदर एक्सेसिबल होता है, पहला फ़र्क। दूसरा, इनकम्प्लीट मेथड इंटरफेस के थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। इसका मकसद है कि आप इसके अंदर सेम नेम के मेथड्स को रख सकते हैं, ठीक है, और रीयूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह आप सेम नेम के वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। यानी इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, जिसको मैं कहूँगा मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, ठीक है। सो ये भी हम कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू, ठीक है। तो ये होल कॉन्सेप्ट ऊप का इस तरह का है, ठीक है। और ये सारे आपस में कहीं ना कहीं लिंक करते हैं, ठीक है। जब हम एक एक करके पिलर डिस्कस करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये आपस में कैसे लिंक्ड है। और लास्ट में हम इस सीरीज़ के कंप्लीट एक रियल प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें आपको डिटेल में देखने को मिलेगा कि हम किस तरह इन तमाम पिलर्स को रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं इनकैप्सुलेशन को और देखते हैं कि किस तरह ये डेटा को वैलिडेट करते हैं और किस तरह डेटा को छुपा रहा होता है, ठीक है। सो हम जाते हैं उसके बाद मैं एक क्लास बनाता हूँ। मैंने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय की और इसके अंदर मैंने एक डेटा रखा EMP ID प्राइवेट। अब प्राइवेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर वेरिएबल हम क्लास के अंदर इसी तरह देते हैं। ये एक्सेस मॉडिफायर है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि हम डायरेक्टली डेटा नहीं रख सकते, इसलिए हमें प्राइवेट करना होता है और बाद में हम उसको पब्लिक करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ जाके मैंने कहा माई या EMP डिटेल
और हम जाते हैं पब्लिक फंक्शन। हमने इस EMP को कॉल कर EMP ठीक है। हम यहाँ नीचे ऑब्जेक्ट बनाते हैं ई और न्यू करके एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और ई करके इसको हमने कॉल किया एक्सेस मेथड के थ्रू अपने फंक्शन को। ठीक है। सो अब हम चला के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। इनकैप्सुलेशन, तो ये देखें डेटा आ रहा है, लेकिन अब अगर आप देखें मैं यहाँ पे एक पैरामीटर देता हूँ। मैंने दिया फॉर एग्जांपल, चले मैं पैरामीटर भी नहीं देता, मैं यहाँ पे आके डायरेक्टली लिखता हूँ नेम और मैं इसको जो है अलाउ कर देता हूँ नेम अली, और अब मैं कॉल करता हूँ तो ये देखिए ये अली को भी एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि अली हमारा वेरिएबल नहीं है, क्लास का मेंबर नहीं जाता। ठीक है, तमाम वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास का मेंबर कहा जाता है। अब ये मेंबर नहीं है इस क्लास का, ये नेम, तो ये कॉल कैसे हो गया, यानी ये जब हमने बनाया ही नहीं है तो यहाँ ये कैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये एक सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से सही नहीं, क्योंकि एक चीज़ है ही नहीं तो वो कैसे मतलब हो सकती है। अब इसकी हम ऐसे मिसाल लेते हैं कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक है, उसमें आपका अकाउंट ही नहीं है। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके अपना डिपॉजिट भी नहीं कर सकते, विड्रॉ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका अकाउंट नहीं है, आप वैलिड ही नहीं है, ऑथोराइज ही नहीं है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं इनकैप्सुलेशन कैसे काम करेगी। अब देखें मैंने इसको किया बंद, हम आते हैं यहाँ पे, मैं एक मेथड अगेन बनाता हूँ पब्लिक फंक्शन। मैंने कहा सेट, सबसे मैंने कहा गेट EMP ID, यहाँ मैं कहता हूँ इको करो दिस। ये दिस इसलिए लगता है कि ये चेक करते कि इस वक्त क्लास के अंदर ये कौन सा मेंबर मौजूद है। हमने कहा EMP ID। ठीक है, सो अब अगर मैं इसको चलाऊँ यहाँ पे, गेट EMP ID, इसको भी रखते हैं साथ साथ, या इसको अभी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, सो तो देखें ये अभी आउटपुट नहीं आ रहा क्योंकि ज़ाहिर है EMP खाली है, तो इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, बट मैं जैसे ही यहाँ नाम चेंज करूँ तो देखें एरर दिया। क्या एरर दिया, वो कह रहा है कि EMP ID जो आपने यहाँ पे कॉल की है, ये जो आपने वेरिएबल बनाया और ये जो कॉल कर रहे हो आप, ये सही नहीं है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, लाइन नंबर 13 में एरर है, यानी कि इस जगह पे एरर है। आपका प्रॉपर्टीज़ ये वाली है SD, और आप कॉल क्या कर रहे हैं EMP ID। ठीक है, तो यानी कि ये दिस आपको चेक करके बता रहा है कि ये जो मेंबर है ये वैलिड है, और आप इनवैलिड मेंबर यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ये वैलिडेट कर रहे हैं आपको। ठीक है, इस केस में ऐसा नहीं हो रहा था, आप इसमें जो भी नाम दे दें वो चला लेगा, जबकि मेंबर हो भी नहीं तब भी वो चला रहा था। यहाँ पे ये वैलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको अगेन सही करते हैं। ठीक है, अब हम वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पे हम आके मैं एक नाम देता हूँ कि सेट EMP नेम। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं करता हूँ कि दिस डॉट EMP ID, हम EMP ID करते हैं, इसके इक्वल हो जाए, यहाँ मैं एक पैरामीटर देता हूँ। ठीक है, मैंने पैरामीटर दिया EMP ID या EID, आप जो भी नाम दे दें इससे कोई मसला नहीं। मैं EID को यहाँ कॉल करता हूँ और यहाँ मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ अगर ये EID
ग्रेटर देन हो 0 से। तो ही इसमें ये पास करूँ, क्योंकि मैं जस्ट एक सिक्योरिटी लगा रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे इको में एरर दे दो, प्लीज़ सेट TMP ID, और यहाँ पे मैं इसको गेट भी कर देता हूँ, बल्कि हम डायरेक्टली कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अब अगर मैं चलाऊँ, इस सेट को कॉल करूँगा e.set EMP ID 101। अब हम चलाएं तो ये देखें डेटा आ रहा है। और अगर मैं, चूँकि यहाँ हमने कोई मैसेज नहीं शो करवाया, अगर मैं लिखूँ EMP ID इज़, तो मैसेज भी शो होगा, ठीक है। अब अगर मैं गलत डेटा दूँ, मैंने कहा -1 प्लीज़ सेट, तो आपने इसमें दो चीज़ें देखी। पहली चीज़ कि ये इससे वैलिडेट कर रहे हैं, दूसरा हम अपने फंक्शंस के अंदर वैलिडेशन, यानी वैलिडेशन के साथ साथ हम उसके ऊपर मज़ीद सिक्योरिटी लगा रहे हैं कि वो ये भी चेक करे कि ये फील्ड जो है ब्लैंक तो नहीं है। अगर ब्लैंक है तो इसको हम अपनी मर्ज़ी से असाइन करें वैल्यू, और अगर हम कोई एरर शो करवाना चाहते हैं तो वो शो करवाएं, ठीक है। तो ये एक सिक्योरिटी लेयर है जो हमें इनकैप्सुलेशन अलाउ करती है, जबकि नॉर्मल सिनेरियो में हमें अलाउ नहीं होता। होपफुली आपको इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि किस तरह हम इनकैप्सुलेशन कर रहे होते हैं। इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन आई हो तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें, ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।